हे हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। टारगेट टीजीटी पीजीटी बैच के 1000 एमसीक्यू सीरीज में से हम लोग कर चुके हैं अब तक 185 क्वेश्चंस। तो अब हम कर रहे हैं, इस समय हम लोग कर रहे हैं यूपी पीजीटी का पेपर 2021 वाला पेपर, और उसमें से हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे पहले का एक पेपर भी हम सॉल्व कर चुके हैं जिसके 125 क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं। आज हम करने वाले हैं यूपी पीजीटी के 2021 पेपर में से 61 to 80 क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने अगर पहले के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाकर उनको लगा लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है कहां पर? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट में, डिबेंचर्स अकाउंट में। आपका लाभ हानि खाता, पूंजी संचय खाता, शोधन कोष खाता या ऋण पत्र खाते में। तो देखिए, इसका एक क्वेश्चन हमारे टीजीटी के पेपर में भी इसका मिला है। तो मैंने आपको तभी भी समझाया था कि जो सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए। जो पैसा लिया जाता है वो कहां से लेते हैं हम? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से सिंकिंग फंड अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। अब ये सिंकिंग फंड अकाउंट में जो पैसा रखा जाता है उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। अब इसका जो बैलेंस है उसको वापस से ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? जब इसको सेल किया जाता है, इसका जो बैलेंस होता है कहाँ आता है? वापस सिंकिंग फंड अकाउंट में आता है। इस बैलेंस से आपका डिबेंचर हो जाता है, डिबेंचर का रिडेम्पशन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद रिडेम्पशन करने के बाद भी अगर सिंकिंग फंड अकाउंट में कुछ बाकी रह जाता है तो उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? हम जनरल रिजर्व में करते हैं। तो यहां से आपके कई क्वेश्चन बच जाते हैं कि सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हो? तो जनरल रिजर्व में करते हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हो? तो सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट आप कहां से बनाते हो? तो प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन घूम फिर कर इसी एक टॉपिक से आ रहे हैं आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लें तो आपको आंसर यहां मिल जाता है कि सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का पैसा या बैलेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है किस पर? सिटीजनशिप पर, एज पर, रेजिडेंशियल स्टेटस पर या जेंडर पर? देखिए, जो इनकम टैक्स है वो डिपेंड करता है, टैक्सेशन जो डिपेंड करती है वो किस पर? आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर करती है, निवास की स्थिति पर। सबसे पहले आप रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हो, उसके बाद टैक्सेशन की कार्रवाई स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यही है राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। लेखांकन की उपार्जन प्रणाली इस नाम से भी जानी जाती है। कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, रिसीप्ट पे सिस्टम या गवर्नमेंट सिस्टम? देखिए, एक्रूअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जब वो राइजेस हो जाती हैं उसी समय पर आप लिख लीजिए। यानी इनकम जब आपकी अर्न हो जाती है उसी टाइम आप उसको लिख लीजिए। आप तब तक का वेट मत कीजिए कि जब आपको रिसीव होगी तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। आप पहले ही उसको जब अर्न हो जाती है तभी लिख लेना है। यही होता है एक्रूअल सिस्टम। तो एक्रूअल सिस्टम आपका कैश और क्रेडिट दोनों चीजों को लिखता है। ठीक है, तो यहां इसको बोला जाता है मर्केंटाइल सिस्टम, व्यापारिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, the form of organization in which expert assistance is available to line managers is called। संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है कहलाता है क्या? कहलाता है आपका, यानी लाइन जो होते हैं आपके लाइन मैनेजर्स, उनको असिस्ट करा जा रहा है। कौन करता है? वो स्टाफ करता है। यानी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नहीं होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, उसके नीचे आ गया आपका चीफ मैनेजर। ठीक, फिर इसके बाद आ गया आपका जैसे डिविजनल मैनेजर, फिर आ गए आपके जैसे प्लांट ऑफिसर, राइट, और यहाँ इसके नीचे आ गया फॉरमैन। ठीक, फॉरमैन आ गया। अब ये तो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो एक के नीचे एक चली जा रही है। अब अगर मैं यहां पर इसके लिए एक लीगल एडवाइजर रख दूं
ठीक है, एडवाइजर है यहाँ पर, लीगल एडवाइजर या एग्जीक्यूटिव कमिटी बना दें इसके लिए यहाँ पर, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक सलाह देने वाला काम कर रहे हैं, एडवाइस देने वाला काम कर रहे हैं, और वो क्या करता है आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्टाफ वाले लोग करते हैं, तो इसको बोला जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे कृषि आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, पुष्प उगाने से आय, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क। देखिए इसमें आपकी जो फ्लोरिकल्चर होती है ना, आपकी फ्लावर्स को उगाने से जो इनकम होती है वो भी आपकी कृषि आय होती है। यहां आपसे पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड होगी रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क, बिल्कुल ये भी आपकी क्या होती है, कृषि आय होती है। इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, देखिए स्टैंडिंग क्रॉप को खरीद लेना आपका कृषि आय नहीं है, तो यही आपका गलत है, जिससे आपका राइट आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट 12 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 900, लोन इंस्टॉलमेंट रुपीज 2 लाख, कैश ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। हमसे पूछा है कैश ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो होता है आपका रिकवरी ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को रिकवर करना, जिस पॉइंट पर रिकवर हो जाती है वही क्या होती है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब अगर जैसे किसी बैंकर को कैलकुलेट करनी है बीईपी पॉइंट अपनी, तो वो क्या करता है, तो वो अपने, इसका मतलब ये होता है कि वो रीपेमेंट करना चाहता है अपने लोन की इंस्टॉलमेंट का। आइए इसका एक फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है कैश बीईपी इज इक्वल्स टू कैश फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लोन इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, सेल्स में से माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपकी आ जाती है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट से डिवाइड कर दो कैश फिक्स कॉस्ट को। कैश फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, यानी कि जो नॉन कैश आइटम है उसमें से माइनस कर दिए जाए। तो यहां देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि फिक्स कॉस्ट 12 लाख की है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो 12 लाख में से पहले तो आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए क्योंकि आपकी ये नॉन कैश आइटम होती है। तो 12 लाख में से आपने 80,000 लेस किए, तो ये आपकी आ गई 11,20,000। ठीक, इसको लिखा जाएगा। प्लस इसके साथ में उन्होंने दिया है कि इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है लोन की, 2 लाख है। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं हम। देखो कैश फिक्स कॉस्ट कितनी निकल के आई हमारी, 11,20,000, राइट। इसमें प्लस कर लेंगे 2 लाख के लोन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यहां लोन लिख लीजिएगा, लोन इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन आपको कितना दिया गया था, देखिए जरा, देखिए वो दिया गया है 1200, और जिसमें से कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी 900। देखिए यहां आ जाएगा 1200 माइनस 900, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। अब इसको प्लस कर लीजिए, आ जाएगा आपका 13,20,000 डिवाइडेड बाय 300, राइट। 300 से इसको डिवाइड कीजिए, ये आ गए आपके 12 20, ये आ गए आपके 4400 यूनिट्स। ये आपका कैश बीईपी निकल के आ गया, यानी कि नॉन कैश आइटम इसमें नहीं जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4400 यूनिट जो है राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ आया ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not the assumption of consumers equilibrium in demand theory? निम्न में से कौन सी मांग सिद्धांत में उपभोक्ता के संतुलन की मान्यता नहीं है? Transitivity, optimum satisfaction, consumers choice are consistent, none of these. देखिए ट्रांसिटिविटी भी होता है आपका, ठीक है, ट्रांसिटिविटी भी है, ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन भी होता है, और कंज्यूमर्स की चॉइस आर कंसिस्टेंट, ये भी मान के चला जाता है, अजम्पशन ली जाती है आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि कौन सी नहीं है अजम्पशन, तो यहाँ सारी ही अजम्पशन से, तो नन ऑफ द दीज का आंसर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाइए।
टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन, यानी निर्माण के लिए निविदा है क्या? निर्माण के लिए जो आपकी निविदा होती है वो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट होता है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट होता है। राइट आंसर इज लागत का अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, a leadership style in which group member are allowed to carry out their work freely is called, नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है कहलाती है क्या? फ्री रेंज स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, यानी निर्बाधवादी शैली, जनतंत्रीय शैली, निरंकुश शैली और आपकी पैतृक शैली। देखिए पहले इन सबको समझ लेते हैं क्या क्या होती है। फ्री रेंज स्टाइल जो होती है ना आपकी निर्बाध शैली, निर्बाध वाली शैली, वादी शैली, इसमें क्या होता है, जो लीडर है ना वो एक तरीके से पूरी तरह से अपनी पावर को यूज नहीं करता, वो पावर अपनी बहुत कम यूज करता है। जो जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको फ्री छोड़ देता है कि आप फ्रीली काम कीजिए, आप गोल भी खुद सेट कीजिए और गोल्स के लिए डिसीजन भी अपने आप लीजिए। ठीक है, तो वो फ्री रेंज स्टाइल हो जाता है, यानी पूरा पूरा सबऑर्डिनेट्स को फ्री कर दिया जाता है, फ्रीडम दे दी जाती है। फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जनतंत्रीय शैली। डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है जिसमें कि सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ मिलाकर काम किया जाता है, यानी उनसे एडवाइजेस ली जाएंगी, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करा जाएगा, तो वो क्या होती है आपकी डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल तो होती है तानाशाही, ये तानाशाही करता है इसमें। ठीक है, कौन? लीडरशिप, लीडर आपका तानाशाही करता है, यानी वो दूसरों की बात सुनता ही नहीं है, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, सजेशंस लेगा ही नहीं, लेगा तो उस पर काम ही नहीं करना है उसपे। ठीक है, तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो जाती है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल होती है आपकी, यानी पैतृक शैली। इसमें क्या होता है, जो इमोशनल रहती है ये, इसमें क्या रहता है कि जो लीडर है उसको हेड ऑफ द फैमिली मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपकी यहाँ हिसाब से नहीं बनता है आंसर। आप यहाँ देखिए, पहले इन्होंने पूछा है स्टाइल, ऐसा स्टाइल जो कि मेंबर्स को कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली, फ्रीली अगर काम करने देता है तो वो कौन सी शैली होती है? वो तो हमारी फ्री रेंज स्टाइल हो जाती है, फ्री रेंज स्टाइल, जिसमें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, फ्रीडम दे दी जाती है काम करने की। अब क्वेश्चन है, कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन y is equals to 30 plus 3.6x into मंथली ट्रेंड इक्वेशन। वार्षिक उपनति समीकरण y30 प्लस 3.6x को मासिक उपनति समीकरण में परिवर्तित कीजिए। देखिए जो ट्रेंड इक्वेशन आपको दी है एनुअल वाली, देखिए होती क्या है, ये y is equals to a प्लस bx होती है। ठीक, ये एनुअल ट्रेंड दे रखी है आपको और इसको बोल रहे हैं कि आप इसको मंथली में कन्वर्ट कीजिए। मंथली में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ तो a को डिवाइड करना होता है 12 से और ये जो b की वैल्यू है उसको डिवाइड करना होता है 144 से। ठीक है, इसको करना होता है 144 से। तो अब वैल्यू पुट करके रख लेते हैं। देखिए ये था आपका 30 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 12 प्लस b कितना है 3.6 डिवाइडेड बाय 144 और ये x आ गया है ना। अब इसको डिवाइड कर लो तो ये तो आ रहा है आपका 2.5 प्लस में 0.025 आ रहा है ये x। ये वैल्यू आपकी मंथली ट्रेंड की आ रही है। y is equals to 2.5 प्लस 0.25x। तो यहाँ आंसर है आपका B, राइट आंसर इज B। समझ आया? जब एनुअल वाली आपको ट्रेंड दे रखी है उसको आपको बदलना है मासिक में यानी कि मंथली वाले में, तो उसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, a को डिवाइड कर देंगे 12 से, b की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 144 से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट मींस सम विच्छेद बिंदु से तात्पर्य क्या है? देखिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाता है, देखो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट होता है जब आप टोटल कॉस्ट उसमें पूरी रिकवर कर लेते हो। टोटल कॉस्ट आपकी क्या होती है, देखिए सेल्स में से माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, फिर आ गई आपकी कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस कर दिया फिक्स कॉस्ट, तब ये वाला जो पॉइंट होता है ना यहाँ पर, अब यहाँ ना तो प्रॉफिट है, जीरो प्रॉफिट है, ना कोई लॉस है ना प्रॉफिट है, तो ये वाली कंडीशन जो होती है यानी ये वाला जो है यानी फिक्स कॉस्ट प्लस अगर मैं कह दूं वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला लिया जाए तो आपकी क्या बन जाती है, बीपी पॉइंट बन जाता है, बीपी
पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो भी बोल सकते हैं, है ना। पीवी रेशियो क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन का रिलेशन होता है सेल से, तो हम पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो भी कह सकते हैं। तो यहां आपका बनेगा, देखिए सेल्स में अगर मैं पीवी रेशियो निकाल दूं तो सी आ जाएगा, यानी सी आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दी, तो यहां ये बन जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए राइट आंसर बन गया, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड। प्रत्यक्ष रूप से एक पर्यवेक्षक का निर्देश मानने वाले अधीनस्थों की संख्या कहलाती है क्या। देखिए स्पैन ऑफ बिजनेस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ एक्टिविटी क्या होती है। देखिए स्पैन ऑफ बिजनेस नहीं सुना है हमने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। तो पढ़ते हैं, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन, सूचकांकों को व्यक्त किया जाता है रेशियो में, परसेंटेज में, स्क्वायर में, कॉम्बिनेशन में। देखिए इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है कि जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स के चेंजेस मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है ना, वो आपका क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। और वो जो मेजरिंग की जाती है रिलेटेड वेरिएबल्स की, वो की जाती है आपकी परसेंटेज में, परसेंटेज में किया जाता है। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है या प्लानिंग है। जी बिल्कुल क्या है, कंट्रोलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। सेबी की दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देखिए कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या है, आपकी एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन की मनी जो है वो आपकी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। बट सेबी ने कहा है कि भाई 25% आपके इशू प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। किससे नहीं होनी चाहिए, आपके इशू प्राइस से नहीं होनी चाहिए। 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, नॉट लेस देन 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, flow of information amongst people of different departments at different level is known as। विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को जिस रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, इनफॉर्मल, डायगोनल कम्युनिकेशन। समझते हैं, देखो क्षैतिज, ऊर्ध्वमुखी, अनौपचारिक, विकर्णी। समझते हैं, देखो पहले हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है कि सेम लेवल पर काम करने वाले, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, कम्युनिकेशन होना, आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, अपवर्ड होता है जब सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो अपने सुपीरियर्स के साथ में इन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि जैसे रिपोर्ट देना, सजेशंस देना, ये या फीडबैक देना, ये सब क्या होता है, आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जो सबऑर्डिनेट कर रहा है अपने सुपीरियर से। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये तो पर्सनल रिलेशन पर बन जाता है, और इसमें क्या होता है, ग्रेपवाइन भी इसको बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, जिसमें जो बंदा आपसे मिल रहा है, जो घुल मिल रहा है, उससे इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंज हो जाती है। इसमें कोई फॉर्मल वे नहीं है, बात नहीं है, ठीक है, ये हो जाती है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि यहां तो थे सेम डिपार्टमेंट के लोग, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो सेम लेवल पर है, ठीक है, सेम लेवल पर। यहां आप किसी से भी बात कर सकते हो, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग लेवल पर हैं, ठीक है, यहां से आप इससे भी बात कर सकते हैं, इससे भी बात कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्णी संप्रेषण। ठीक है, यहां पूछा है आपसे डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल, आंसर मिल जाता है हमको डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relationship between correlation coefficient and coefficient of determination can be expressed as follows। सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारण गुणांक के बीच संबंध को निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जरा एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है आपका, आर, है ना, यही होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब यहां देखिए कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है आपका
ये है डिटर्मिनेशन, ठीक है, इससे समझ जाना भाई। और ये कोफिशिएंट नहीं, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। ये है आर, इसको ऐसे लिखते हैं, रुको इसको ऐसे लिखते हैं, यहां लिखेंगे आर, ये आर है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि आपका होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दिख रहा है, हाँ जी। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को, और कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं आर को, ठीक। अब जरा समझते हैं कि क्या बात कह रहे हैं, और इनका जो रिलेशनशिप होता है ना, वो ये रिलेशन होता है कि ये स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या हुआ इसको, एक सेकेंड, ये स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, यानी कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का स्क्वायर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बराबर होता है, ठीक। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा हमें। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, यानी कि इसको बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, इज स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, बिल्कुल ये बात तो हमारी एग्री कर जाती है इससे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्या स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट है क्या ये, नहीं, ये वाला राइट हो जाता है हमारा और ये वाला रॉन्ग हो जाता है, स्क्वायर रूट तो नहीं है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना। फिर इसके बाद है बोथ आर इक्वल, नहीं, और बोथ आर अनरिलेटेड, ये तो नहीं है आंसर। अब इसमें से भी हमें पता चल गया ये स्क्वायर रूट बोल रहा है इसको, ये तो नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन होता है ना कि स्क्वायर रूट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। द बैड डेब्ट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ, ऐसे बैड डेब्ट्स जो रिटन ऑफ हो चुके थे, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू अ शो देयर एंड, जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो, बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रेडिट करेंगे कहां भाई, कहां करते हैं हम, देखिए आपने ये मानकर कि बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, आपने डेटर्स में से क्या कर दिया होगा, उसको क्रेडिट कर दिया होगा, है ना, और बैड डेब्ट्स को आपने डेबिट कर दिया होगा, ये मानकर, क्योंकि वो लॉसेस होते हैं इसलिए। अब जब वो पैसा वापस आपको रिकवरी हो रहा है तो वो एक गेन हो जाता है, और गेन को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company buys 8,000 units of an item for its annual requirement. Each unit costs rupees 10. The ordering cost per order is rupees 30. Then the carrying cost is 7.5% of the average inventory per year. The economic order quantity will be. एक वार्षिक आवश्यकता हेतु कंपनी किसी वस्तु की 8,000 इकाइयां क्रय करती है, प्रत्येक इकाई की लागत ₹10 है, आदेश देने की लागत प्रति आदेश 30 है, सामग्री रखने की लागत हो जाती है आपकी 7.5%, लागत वार्षिक औसत इन्वेंट्री के, और मितव्ययी आदेश मात्रा पूछी जा रही है आपसे, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा जा रहा है, EOQ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2RO डिवाइडेड बाय C। ओ क्या है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी क्या है आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट और पर ईयर होता है, पर एनम होता है, ठीक है, पर यूनिट पर एनम होता है। अब यहां पर लगा लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर। देखिए अंडर रूट में लिखा हमने 2 डिवाइडेड बाय, नहीं 2 इंटू 8,000 यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारा, तो 8,000 यहां लिख लिया, ठीक है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई, एक बार ऑर्डर करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, वो लग रही है आपकी 30 रुपए, 30 रुपीज। ये पर ऑर्डर लिया जाता है, ये पर यूनिट लिया जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा भाई, इन्होंने कहा है कि कैरिंग कॉस्ट इज 7.5% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, यहाँ जो कॉस्ट है ना आपकी यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है, तो वो 10 रुपए का आप निकाल लेंगे यहां 7.5%, समझ आई, तो इतना हुआ हमारा। फिर 2 इंटू 8,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7.5%। अब ये जो 7.5% है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम कर दे 15/200 भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख लेते हैं, इसको यहां कर ले, यहां कर लेते हैं, देखो इक्वल्स टू इक्वल्स टू अंडर रूट में, ठीक,
2 इंटू 8,000, अभी हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लिख ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 200 आएगा, ठीक है। इस 7.5% को हमने 15 डिवाइडेड बाय 200 कर लिया। अब ये 200 को ऊपर पहुंचा दो जरा, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 200 भी आ जाएगा यहीं पर, ठीक है। अब जरा कट कर लीजिए, इसको कट करा तो आपका एक 0 यहां से कट गया, ठीक। अब 15 से 15 2 जा 30 आ गया। अब ये 20, ये है 2 है, ये है 2 है, और ये 8000 है। तो अब कर लेते हैं इसको, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये आ गए आपके अंडर रूट में 64 और 0 के 4 आ गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अंडर रूट करेंगे तो 800 आ जाएगा, 800 यूनिट्स, ठीक है। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स की क्वांटिटी आप ऑर्डर करें एक बार में कि वो आपको इकोनॉमिक पड़ जाए, तो वो कितनी क्वांटिटी है, 800 यूनिट आप अगर मंगाते हो तो वो आपको इकोनॉमिक पड़ेगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए। On admission of a new partner, increase in the value of an asset is credited to। एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। किस में किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एसेट्स अकाउंट में, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पॉज कीजिए, आप बताइए क्या हो सकता है आंसर। इसका राइट आंसर है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब एडमिशन के टाइम पर आपको पता है, जब नया पार्टनर आता है कोई, तो हम एसेट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, मतलब रियलाइज करते हैं, उसको रिवैल्यूएट करते हैं, कि उसके पता लगाते हैं कि क्या वैल्यू है अब एसेट्स की, तो वो क्या है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के कंप्लीट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।